This conference will now be recorded. अद्य बुधवासरः अथवा सौरवासरः फाल्गुन शुद्ध सप्तमी दिनांक 9 मार्च 2022 चरक व्यवहार अध्याय 7 कृति वेदांत चिकित्सा शंखं चक्रं जलौकान्ततमृतघटं चारुदोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छातिहृद्यांशुपरिविलसन् मौलिमं भोजनेत्रं कालाम्भोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसच्चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरिं तं निखिलगगवनप्रौढदावाग्निलीलम् प्रौढदावाग्निलीलम् ब्रह्मणो हि समारब्धा मात्रे आद्येषु पूजिताम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम् आयुर्वेदरतं वन्दे माधवाख्यं महागुरुम् आयुर्वेदामृतं सर्वं शिष्येभ्यो यः प्रदत्तवान् द्रष्टाज्ञानी दृष्टकर्मा कृतकर्मा तथैव च अध्यापको विश्वश्रेष्ठो महान् संशोधकस्तथा गुणैरेतैः समुदितैः यत्कार्यं प्रतनोद्दितः समृद्ध्यर्थं हि कार्यस्य वयं नु प्रयतामहे सरस्वत्यै नमो यस्याः प्रसादात् पुण्यकर्मभिः बुद्धिदर्पणसङ्क्रान्तं जगदध्यक्षं ईक्षते आत्रेयं प्रथमं वन्दे आयुर्वेदजगद्गुरुम् आयुर्वेदामृतं सर्वं गृहीत्वा हि सुरेश्वरात् अग्निवेशादिकेभ्यो यत्प्रयच्छत् मुनिसत्तमः प्रथमं तन्त्रकर्तारम् अग्निवेशं नमाम्यहम्। ओम शांति शांति शांति। भगवंत मात्रेयम् अग्निवेशात् परं सर्वक्रिमीणां पुरुष संशयाणां समुत्थान स्थान संस्थान वर्ण नाम प्रभाव चिकित्सित विशेषांत तत्पृच्छत् संगृह्य पादम्। तो जैसे कि मैंने कहा कि ये सब व्याधि के बारे में, व्याधि के बारे में विप्रतिपत्ति किस प्रकार से होता है, गुरु व्याधि को लघु व्याधि को गुरु व्याधि किस प्रकार से समझा जाता है, और उसका इसके जरिए विप्रतिपत्ति हो जाती है। और फिर गुरु व्याधि को लघु व्याधि समझकर अल्प मात्रा में अल्पवीर्य औषध अगर दिया जाता है तो मुसीबत हो सकती है, और उल्टा लघु व्याधि में अल्प महावीर्य बड़ी मात्रा में औषध दिया जाए तो भी बड़ी मुसीबत इस प्रकार की होती है। तो इसलिए व्याधि लघु है या गुरु है इसका पूरा ज्ञान होना जरूरी इस प्रकार का है। अब ये समझकर फिर अग्निवेश में आत्रेय को प्रश्न पूछा कि पुरुष संशय जो पूर्वी है उनके बारे में सभी जानकर क्या है, संस्था क्या है, लक्षण क्या है, इस प्रकार। तो जैसे कि मैंने कल कहा कि ये बड़ा अजीब मामला इस प्रकार से है। विशेषण नियते ज्ञायते अनेन इति विमान स्थानम। विमान जो है, हाँ, वो दोषों के ज्ञान के लिए, उनके प्रमाण के ज्ञान के लिए बताया गया है। अब उस समय में अग्निवेश ने भले ही आशंका पूछी होगी आत्रेय को, लेकिन जब ग्रंथ की रचना हुई उसमें भी अग्निवेश ने यही विमान स्थान में ही उसको रख दिया। ये अजीब इस प्रकार का है। तो कहने का तात्पर्य अर्थ ये है कि कृमि एक अहम भूमिका निभाते हैं, और
दोषों के प्रमाण के जानने के बारे में उसका कुछ एक अलग रूप इस प्रकार का होगा शायद, क्योंकि ये यहाँ पे इस प्रकार से आया है। अब बात ये रहती है कि कृमि अलग रूप से दोष वैषम्य के बिना रोगों का कारण होते हैं या नहीं होते हैं, ये मानना बहुत मुश्किल इस प्रकार का है। लेकिन मैं कल बापू नानल सर की बात कर रहा था कि कृमि दोषतः नृणाम भवत्यति सारो मानव निदान में कृमि दोष के कारण भी ये क्या है, सत्वदेह बला बला इस प्रकार से बताया गया है कि सत्व का बल और देह का बल अगर अच्छा है तो गुरु मेरे को लघु दिखाता है, और बल कमी है, कम है, तो लघु व्याधि को भी गुरु जैसा दिखाता है। और हमारे यहाँ मरीज रहते हैं कि जो बहुत दिखावा करते हैं, ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है, अभी तुरंत मुझे मेरी जांच करो वगैरह वगैरह इस प्रकार से, और वास्तव में सीरियस कुछ नहीं होता। और सीरियस वाले पेशेंट वैसे ही बैठे रहते हैं, और जिनको तुरंत कुछ करने की आवश्यकता है उन्हें महसूस नहीं होता कि उन्हें तुरंत कुछ करने की आवश्यकता है। तो हमें ही उनको पहचानना है इस प्रकार से। 3-4 बरस पहले मेरे पास एक छात्र की माँ आई थी हृदरोग के लिए, और उस समय उसकी कंडीशन बहुत ही बेकार थी। तो मैंने परीक्षण करके दवाई तो दे दी, और मैंने कहा कि अभी कभी भी हार्ट अटैक हो सकता है, और क्लिनिक में भी मेरे हो सकता है, घर जाने पर भी हो सकता है, तो बहुत ही सजग रहो, नहीं तो एडमिट कराओ। वो एडमिट करने के लिए तैयार नहीं थे क्योंकि काफी बार एडमिट हो चुके थे इस प्रकार से। तो ये भी बात हो सकती है कि इस प्रकार से हमें सजग इस प्रकार से रहना पड़ेगा। तो उसके बारे में कुछ हुआ नहीं, वो सुधरती गई और फिर एडमिट करने की नौबत नहीं आई इस प्रकार से। लेकिन मुझे खुद आशंका थी कि ये घर तक तो जाएगी या नहीं जाएगी, या यहीं पे कुछ हो जाएगा इस प्रकार से। तो ऐसी स्थिति में हमें ये गुरु व्याधि है इसका पता होना चाहिए। वो अगर पता नहीं रहेगा तो मुसीबत इस प्रकार की हो सकती है। हाँ, हाँ, हाँ। अब मैं जो बात करने जा रहा हूँ वो एक व्यापक पैमाने पर ध्यान में रखने की बात इस प्रकार की, इसलिए मैंने अच्युत जोशी का कल उदाहरण दिया था, और उसका कहना था कि इंफेक्शियस डिसीजेज जो होते हैं उसमें उस ऑर्गेनिज्म का रोल महत्वपूर्ण है, उसके बगैर वो डिसीज नहीं होता। अब एलोपैथी में ऐसा हुआ है कि जो इस प्रकार के इंफेक्शियस डिसीज है, चाहे मलेरिया की बात हो, चाहे टाइफाइड हो, चाहे डेंगू हो, स्वाइन फ्लू हो, कोविड-19 हो, या फिर अन्य कोई किसी इस प्रकार की बीमारी हो, उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ढूंढना, आइसोलेट करना एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। और फिर उसके लिए एक पर्टिकुलर एंटीबायोटिक वगैरह का प्रयोग होता है, और काफी हद तक उसमें सफलता पाई गई है। तब शुरू में जब एंटीबायोटिक बहुत नई नई इस प्रकार की थी, तो उन्होंने मिराकुलस रिजल्ट्स दिखाए। बहुत ही तुरंत ज्वर से राहत मिल गई, लक्षणों से राहत मिल गई, रोगी ठीक हो गया इस प्रकार से। तो अच्छे अच्छे वैद्य भी इसमें बह गए कि हमारा जो तरीका है दीगर रोगों के बारे में, ये दोष वैषम्य से निर्माण होते हैं, दोष वैषम्य किन किन कारणों से निर्माण हुआ है वो देखो, और फिर उन कारणों को टालो,
योग्य निदान करो, योग्य चिकित्सा करो और सफलता पाओ। लेकिन जब एंटीबायोटिक्स ने इतना कमाल करके दिखाया तो बहुत अच्छे वैद्य, अच्छे प्रैक्टिशनर, ट्रेडिशनल प्रैक्टिशनर वो भी उसमें बह गए। फिर वो ढूंढने लगे कि हम इसको किस में बिठाएंगे। पंडित शिव शर्मा का एक उदाहरण प्रख्यात है कि उन्होंने कहीं एक लेक्चर दिया था किसी कॉन्फ्रेंस में, एलोपैथी का डॉक्टर था और उसने बड़ी सफलता से एक केस, हृदरोग की केस ट्रीट की और उसका कहना था कि ये इतना बड़ा इन्फेक्शन था कि अगर ये पेनिसिलिन नहीं होता तो इसका बचना मुश्किल था इस प्रकार से। तो आयुर्वेद इसमें क्या करेगा, ऐसा उन्होंने सवाल पूछा था एक कॉन्फ्रेंस में। एलोपैथी के कार्डियोलॉजिस्ट सब चुप रहे। फिर उसको रिकरेंस आ गया उसी मरीज को, उन्होंने फिर से ये पेनिडोरा शुरू किया लेकिन फायदा नहीं हुआ, तो रोगी बिगड़ता गया। तो वो पंडित शिव शर्मा के पास आया, उन्होंने सुवर्ण भस्म का प्रयोग किया और सुवर्ण भस्म देने के बाद रोगी फिर से सुधरने लगा। कार्डियोलॉजिस्ट को जब पता चला कि इस वैद्य ने सुवर्ण भस्म दिया है और उससे मरीज सुधर रहा है, तो बोले कि इन विट्रो स्टडी करेंगे, सुवर्ण को इस प्रकार को बैक्टीरिया मारने की शक्ति है क्या देखेंगे। तो पंडित शिव शर्मा ने कहा कि ऐसा तो नहीं है, आप 1 किलो भर भी स्वर्ण भस्म डाले उस बैक्टीरिया का वो नहीं खत्म होगा। लेकिन शरीर में 125 मिलीग्राम स्वर्ण भस्म भी काम करेगा और वो उसको बैक्टीरिया को खत्म करेगा। तो इन विवो एंड इन विट्रो, ये जो एलोपैथी में रिसर्च की बात की जाती है, तो इन विवो स्टडी में एक कारीगर है, उसमें संदेह नहीं। इन विट्रो स्टडी में अभी जो सभी स्टडी चलते हैं इन विट्रो चलते हैं, सेल लाइंस पर काम किया जाता है, एंटीबायोटिक्स कुछ काम करती है नहीं करती है देखा जाता है। इन विट्रो म्हणजे बाहेर पेट्री डिश मध्ये, इन विट्रो म्हणजे पेट्री डिश मध्ये बाहेर। तो हम उसको बैक्टीरियोस्टैटिक एक्टिविटी है, बैक्टीरियोसाइडल है या और कुछ एक्टिविटी है, ये अगर देखना चाहेंगे तो ये एलोपैथी हो जाएगी, तो आयुर्वेद नहीं रहेगा। अब रही बात दोष वैषम्य की, दोष वैषम्य अगर हम ठीक करते हैं और दोष सामने प्रस्थापित हो जाता है तो स्वास्थ्य निर्माण हो जाता है। क्योंकि दोष सामने ही स्वास्थ्य प्रकार का है। और ये दोष की चिकित्सा से अगर हो जाता है या रोग की चिकित्सा हो जाता है, दोष सामने प्रस्थापित हो जाता है, तो हमें कोई आपत्ति ही नहीं है। जब ये बात होती नहीं है तो क्या करेंगे? खास करके अभी वैक्सीनेशन के जरिए या एंटीबायोटिक्स के जरिए इन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को वैक्सीनेशन हुआ है, उनका इनोकुलेशन हुआ है एंटीबायोटिक्स के जरिए, तो उनकी अगली अगली पीढ़ियां आने लगी। क्लोरामफेनिकोल शुरू में टाइफाइड की एक अद्भुत दवा थी, फिर सिप्रोफ्लोक्सासिन ये दवा आ गई इस प्रकार से, और फिर इसी प्रकार से नई नई एंटीबायोटिक्स आती रही। और आज भी ये सिलसिला चालू है। तो पुराने एंटीबायोटिक्स क्यों बाद हो गए? तो इसलिए बाद हो गए कि उनके खिलाफ रेजिस्टेंस निर्माण हुआ,
बैक्टीरिया में, वायरस में। लेकिन हमारे जो ड्रग्स है उसमें ये बात नहीं है। मामा गोखले ने इंटीग्रेटेड विचार में जाकर सूक्ष्म त्रिफला और गंधक रसायन ये शुरू कर दिए। और खास करके रतन अस्पताल में कोई भी इंफेक्शन है तो सूक्ष्म त्रिफला और गंधक रसायन देना ये शुरू हो गया। आज भी कई लोग, काफी लोग ये सब करते हैं। हमारे पास टॉन्सिलाइटिस, फेरिंजाइटिस, साइनसाइटिस, इस प्रकार के आइटिस वाले पेशेंट आते रहते हैं। अब इसके बारे में ग्रंथ में तो स्पष्ट निर्देश है नहीं। मेन लक्षण होता है वो बुखार होता है और निगलने में तकलीफ वगैरह इस प्रकार की बात हो सकती है। अगर ओरल है या साइनसाइटिस है तो सर दर्द वगैरह बातें होती रहती है। तो इनको क्या ट्रीट करना है? हमारा पहला मकसद रहता है कि अग्निमान जो है क्या आम है क्या है देखो, अगर है तो लंदन करो। लिक्विड डाइट पर शिफ्ट हो जाओ। वैसे ज्वर की प्रधान चिकित्सा लंदन यही है। और फिर दोषों के पाचन के हिसाब से कुछ औषधियां दवाएं दे दो, चाहे स्वर्ण शुक्र से तो पता लक्ष्मी मिला और फंक्शन कर त्रिफला का प्रयोग करते थे। सूक्ष्म त्रिफला नहीं, डायरेक्ट त्रिफला बहुत कम मात्रा में इस प्रकार से देते थे क्लेद कम करने के लिए। इस प्रकार से दारवी या रजनी का प्रयोग होता था। और हमारा ये पाठा मिश्रण वगैरह कुछ संयोग है, पाठा मिश्रण अनंता, फिर इसमें दारवी, वरा और ये गुरुची या महासुदर्शन चूर्ण वगैरह इस प्रकार से डाल सकते। तो इन लोगों में भी शांति होती थी, ऐसा कुछ आपत्ति वाली बात नहीं थी। लेकिन ट्यूबरकुलोसिस का इन्फेक्शन है, मलेरिया का इन्फेक्शन है और वाइवैक्स है या फाल्सिपारम है या और कुछ इस प्रकार से ट्यूबरकुलर इन्फेक्शन है, तो इनमें क्या करेंगे? ये इन्फेक्शन काफी सशक्त बन गए हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। और इस प्रकार के दोषों के अनुसार और रोग के अनुसार चिकित्सा करने से सभी में उतने रिजल्ट्स नहीं मिलते। फेलियर होता है। तो हमारी कम हुई जो प्रतिकार क्षमता है वो और उनकी बढ़ी हुई प्रतिकार क्षमता, ये उसका मूल कारण। वैदिक सत्ता है, डॉक्टर आनंद नागरकर की किताब है, मोका शुक्ल इस प्रकार का उसमें प्रकरण है। और उन्होंने एक बात कही कि किसी विदेश पे एक भारतीय उतरा विमान से, वो पहला भारतीय था उस पहुंचने वाला। तो वहां जो इस प्रकार के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स थे, उन्होंने उसके ऊपर हमला कर दिया पानी से, हवा से वगैरह। और आश्चर्य की बात रही कि वो आदमी तो बीमार नहीं हुआ, लेकिन वो सभी ऑर्गेनिजम्स बीमार हो गए। और फिर वो उनके बुजुर्ग उनके, तो उन्होंने कहा कि इनको इंडिया में लिया हो गया है। जहाँ जहाँ भारतीय लोग जाते हैं वहां वहां माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को इन रोगों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि ये भारतीय बहुत कट्टर होते हैं। वो इतने इस प्रकार के गंदों का सामना करते रहते हैं कि हम उनसे आगे कुछ नहीं है। तो यही तो रीजन है कि कोविड-19 हर्ड इम्यूनिटी बढ़कर भारत में जीता गया। कि हमारी खुद की प्रतिकार क्षमता ज्यादा अच्छी है भारतीयों की, क्योंकि उनको इतने माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का सामना करना पड़ता है। विदेशों में जहाँ बहुत अच्छा हाइजीन वगैरह इस प्रकार का है, वाटर पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन ये सब कम है बहुत इस प्रकार से, वहां पे तुरंत
लोगों की प्रतिकार क्षमता कम होने के कारण बहुत बड़े पैमाने पर मृत्यु रहे हैं। भारत में भी मृत्यु हुए, लेकिन वो नतीजा था भय का, इस प्रकार से हो गए इस प्रकार। तो कहने का तात्पर्य अर्थ ये है कि भारतीय लोगों को ये आदत है इस प्रकार के विपत्तियों का सामना करने की। तब इसमें प्रतिकार क्षमता बढ़ाना यही अच्छा खासा उत्तर है। और उसके बारे में कोई बहस नहीं कर रहा, क्योंकि वो लाइफस्टाइल से जुड़ी है, वो खाने पीने से जुड़ी है, और इस प्रणाली में कोई जाना नहीं चाहता। इम्यूनिटी बूस्ट करने के लिए आप रसायन के बारे में कहो, च्यवनप्राश वगैरह दे तो लोग आराम से खरीदेंगे और खाएंगे, लेकिन सुबह जल्दी उठो, व्यायाम करो, योग करो, ये तो कोई नहीं करेगा इस प्रकार। पाठामिश्रण कोणत्या अवस्थेत वापरावे ये अलग चीज है। वास्तव में दुष्पर्शकेन बिल्वेन एवान्य नागरेण वा एकैकेनापि संयुक्ता पाठः हन्त्यस्य सामरूषम ये अर्श में आया है। लेकिन पेटसाइडर काफी रोगियों में इसका प्रयोग करते थे और दोष शमन इस तरह के उसके एक्शन बहुत अच्छी इस प्रकार की है। और फिर उसमें छोटे छोटे संयोग और किए जाते हैं। तो मेरे कहने का मतलब है कि मामा गोखले ने जैसे ये सूक्ष्म कृत्ला और गंधक रसायन प्रचलन में लाए, उसी प्रकार अगर इंफेक्शियस डिसीज है तो हमें किस तरीके से सोचना है, अलगता से कुछ सोचना है, कुछ लेना है, ये बात ध्यान में रखनी पड़ेगी इस प्रकार से। और कम से कम इन्फेक्शन को बढ़ावा कैसे न मिले, ये तो बात सोचनी है। तो इसमें आम मुद्दा अग्नि का है, आम का है। तो जहां लंघन करके फायदा होगा वहां एक अलग बात है। लंघन से अगर बीमारी ठीक रहती है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन जब शारीरिक और मानसिक बल कम हो तो फिर लंघन भी अच्छा खासा काम नहीं करता, दौर्बल्य आशक्ति हो जाती है। और बलम ही अलम दोषालम बलम तच्च बल प्रदम, बल ही रोग दोषों को जीतने वाला इस प्रकार का है। ये जो ज्वर चिकित्सा में बात कही गई है, यावल लघुत्व दशा 9 से रसे, लघुत्व जब तक निर्माण नहीं होता, देवदशा हम अपनी ज्ञाता कपोत्तरम अलंघितम न पेयाम पाए तेषाम तर्पणाधिक्रमो हितः, इस प्रकार के सूत्र आए हैं ज्वर चिकित्सा के। तो कहने का तात्पर्य ऐसा ये है कि बल एक अहम मुद्दा इसमें है, और बल अगर कम है तो फिर इंफेक्शियस डिसीजेस में हमें अपयश झेलना पड़ता है इस प्रकार से। तो अभी उसको कैसे बढ़ाए, बल को कैसे बढ़ाए तुरंत। तो अभी काफी मात्रा में ये अभ्रक सहस्रपुटी का प्रयोग कोविड-19 में मैंने किया। लक्ष्मी विलास का प्रयोग पंसर करते रहते थे बल बढ़ाने के लिए इस प्रकार के। सिंदूर आणि समीर पन्नग आर आल्सो यूज्ड इन इन्फेक्शंस ऑफ लंग। वैसे क्या है, हमारे यहाँ अगर कफ प्राधान्य है तो सिंदूर, और वात प्राधान्य है या वात कफ प्राधान्य है तो समीर पन्नग। अगर कफ उतना नहीं है और उसे सिंदूर दे देंगे तो शुष्कता बहुत बढ़ जाएगी और तकलीफ होगी। लेकिन वात कफ प्राधान्य है, समीर बंधक दे देंगे, उसमें अगर यष्टि मधु दे देंगे तो तुरंत राहत मिलती है, स्टमक श्वास में या बाकी श्वास में अच्छा रिजल्ट पाते हैं। लेकिन इसमें इन्फेक्शन का कोई संबंध नहीं। हमारा निदान है कफ प्रधान है या वात कफ प्रधान है, और उसके अनुसार चिकित्सा की गई है। वैद्यक सप्ताह ने वैदिक सत्ता इस प्रकार की किताब है,
और डॉक्टर आनंद आश्चर्य साइकियाट्रिस्ट, ये उसके लेखक है। ग्रंथादि का प्रकाशन है, बहुत पुराना प्रकाशन है। खांसी कभी कभी जबरदस्त होती है और उसको ट्रीट करना काफी मुश्किल हो जाता है। खास करके शुष्क खांसी है और कफ थोड़ा है, तो ऐसे हालत में बहुत तकलीफ होती रहती है। तो उसमें बल भी कम है, बुखार भी है, तो और मुश्किल हो जाती है। तो एक वैद्य ने लक्ष्मी विलास गुटिका 6 गुलियां 3 बार 18 गुलियां दिन में इस प्रकार का प्रयोग किया था और फिर सफल चिकित्सा हुई थी। बल भी बढ़ गया और खांसी भी शांत हो गई। मैं काफी जगह नारसी और रसायन का प्रयोग करता हूँ, या फिर स्नेहन स्वेदन पिंड स्वेद या पत्रकोत्तरी, बुखार में है तो बस्ती वगैरह, ये सभी दोषों के अनुसार, अवस्थाओं के अनुसार चिकित्साएं होती है। लेकिन फिर भी खांसी काफी इस प्रकार से हो सकती है। तो ऐसे स्थिति में अगर एलोपैथी में ये पाया गया कि इन्फेक्शन है, ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है, तो उनके हिसाब से तो एंटीबायोटिक देने से बात ठीक हो जाएगी इस प्रकार। लेकिन सभी जगह ऐसा होता ही है, ऐसा भी नहीं। एंटीबायोटिक से होने वाले दुष्परिणाम ये एक अलग चीज इस प्रकार की है। लेकिन सभी लोग इस प्रकार से एंटीबायोटिक से ठीक हो जाएंगे ऐसा समझना ये मूर्खता इस प्रकार की। तो फिलहाल ऐसा होता है कि इस प्रकार के सीवियर इन्फेक्शन में क्या करेंगे, खास करके डायबिटिक फूड, ये जो समस्या है, हमारे पास लोग कम मरीज आते हैं, उससे डायबिटिक गैंग्रीन के ज्यादा आते हैं, डायबिटिक फूड के मरीज कम आते हैं। तो उसमें एलोपैथी का कहना है कि बहुत हेवी एंटीबायोटिक बहुत हेवी मात्रा में देने पड़ते हैं, तभी वो इन्फेक्शन कवर हो पाता है, नहीं तो ये कवर नहीं होता। वैसे देखा गया है तो हमारे सर्जरी डिपार्टमेंट में अगर सुश्रुत के वर्णितोपासनीय का अध्याय का फॉलो किया जाए, अध्याय को फॉलो किया जाए, तो हमारी सफलता बहुत बढ़ेगी। वो तो पूरा एलोपैथी माइंडेड है, सर्जरी वाले सभी जो लोग हैं, सर्जन आयुर्वेद में सर्जरी करते हैं, वो पक्के एलोपैथी माइंडेड है, उनको आयुर्वेद करने में कुछ लेना देना है ही नहीं, उनको कुछ सिखाने वाला भी नहीं है। वैसे देखा जाए तो राघव गोप्टे सर और उनके पहले दादा कुलकर्णी आयुर्वेद के आदमी थे, लेकिन उनका सर्जरी का ज्ञान बहुत अच्छा था, कौशल्य बहुत अच्छा था। और उस जमाने में तारकन अस्पताल में दादा कुलकर्णी से सर्जरी करवाने के लिए लोग आते थे, जबकि बाहर सर्जरी उतनी अच्छी नहीं थी। और ये आयुर्वेद का आदमी सर्जरी करता था और उनका बहुत बड़ा नाम था कुलकर्णी। लेकिन वो पूरी एलोपैथी, इसमें आयुर्वेद का कोई संबंध इस प्रकार का नहीं। रामा गुप्ते सर का खुद का आयुर्वेद का अध्ययन बहुत अच्छा था, लेकिन प्रैक्टिस एलोपैथी की थी। अब ये विद्युत चिकित्सा उन्होंने शुरू की, वो एक अलग बात इस प्रकार की भी। तो कहने का तात्पर्य आपसे ये है, खास करके इंफेक्शियस डिसीजेस में हमें बड़ी मुसीबतों का सामना करना पड़ता है।
और बचने की उम्मीद है या नहीं है पेशेंट की। ऐसी स्थिति में लोग एलोपैथी में शरण जाना पसंद करते हैं। और ये केवल आम लोगों की बात नहीं है, हमारे आयुर्वेदिक प्रैक्टिशनर भी इससे घबरा जाते हैं और ट्यूबरकुलोसिस है तो एलोपैथी लेनी है, या फिर कोविड-19 में आईसीयू में रखना है तो एलोपैथी में ही जाना है, कोई चारा है नहीं, इस प्रकार के मानने लगे हैं और इस प्रकार का अनुभव भी हुए हैं। तो ये जो मूल कारण है कि उन सूक्ष्म जंतुओं की प्रतिकार क्षमता बढ़ गई है, हमारी कम हो गई है, और उसको देखते हुए हमें प्रयास करने चाहिए। तो ये काफी मुश्किल बात हो जाती है। अभी ज्यादा से ज्यादा ऐसा कर सकते हैं कि अगर किसी को एलोपैथी लेनी ही है इसके बारे में, तो कम से कम आयुर्वेद के परहेज के बारे में सोचें, साथ में आयुर्वेद दवाइयाँ लेते रहे तो बचने के चांसेस ज्यादा अच्छे रहेंगे। नहीं तो एंटीबायोटिक्स, स्टेरॉइड्स करके अगर एलोपैथी में कुछ होता नहीं है तो मृत्यु हो जाएगी, और हम आयुर्वेद के लोग होने के बावजूद कुछ नहीं कर पाएंगे। तो अब ये बड़ा झमेला इस प्रकार का है। तो इसी के जरिए क्या हमें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के खिलाफ कुछ सोचना है क्या, जैसे बैक्टीरियोस्टैटिक, बैक्टीरियोसाइडल, एंटीवायरल वगैरह वगैरह इस प्रकार की बातें बताई गई है, उनके बारे में हमें सोचना जरूरी है या नहीं है, ये एक अहम मुद्दा इसमें से उभर आया है। दोषों को तो हम सोचेंगे ही, दोष दूसरे समूर्छना वगैरह क्या कारण क्या है ये तो सोचेंगे, लेकिन इस प्रकार से जंतुओं की प्रतिकार क्षमता बढ़ गई है, तो उसके हिसाब से सो कॉल्ड आयुर्वेदिक मेडिसिन जो है उनका हमें एक प्रयोग करना है या नहीं करना है, ये एक अहम मुद्दा हो जाता है। अब भूमिया मलिक का इन विट्रो स्टडी हेपेटाइटिस बी के लिए हुआ, उसके लिए नोबेल प्राइज मिल गया। अब ये दवा के रूप में दुत्ता पेशवर ने मार्केट किया, केवल बिलांत नेहरू देखकर, और अच्छे रिजल्ट्स उसके हैं इस प्रकार से। यहाँ आयुर्वेद कहाँ है, आयुर्वेद तो है नहीं। कामला हुए पेशेंट को हेपेटाइटिस है इनके हिसाब से, जब इन्फेक्शन पॉजिटिव है, एचबीएसएजी पॉजिटिव है, क्वांटिटेटिव एनालिसिस भी कर लग सकते हैं, वायरल लोड भी देख सकते हैं। अब तक ऐसी स्थिति थी एलोपैथी में एंटीवायरल कुछ नहीं था, तो इसलिए विसर्प के रुग्ण और इस प्रकार के हेपेटाइटिस के रुग्ण या एचआईवी के रुग्ण जिनमें एलोपैथी कुछ नहीं कर पाते। लेकिन फिलहाल 5-10 वर्षों से एंटीवायरल आ गई है दवा। अब एचआईवी के लिए रेगुलर एंटीरिट्रोवायरल एआरटी, एआरबी इस प्रकार की ट्रीटमेंट उपलब्ध है। वो लगातार दवाइयाँ लेनी पड़ती है, एक दिन भी गैप नहीं होना है। हेपेटाइटिस बी, सी वगैरह के लिए ये नई दवाइयाँ इस प्रकार की आ गई है। अभी ऐसी हालत में ये कोविड-19 के लिए शालीपर्णी का इन विट्रो स्टडी हुआ एंटीवायरल एक्टिविटी के लिए, और ये गांजूवीर नाम से मार्केट की गई शालीपर्णी का घन। तो मुझे एक रिप्रेजेंटेटिव ने वो दवाई भी किया और ये अपनी कोविड में प्रयोग करो ऐसा बताया, और सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट देखिए इस टाइम विट्रो स्टडी हुआ है, आईसीएमआर ने मान्यता दे दी है, आयुष ने मान्यता दे दी है। तो मैंने प्रयोग करके देखा, खास करके जो गंभीर अवस्था के रुग्ण है उनके बारे में, तो रिजल्ट मिलने लगे इस प्रकार से।
तो मैंने सोचा कि अगर एंटीवायरस में काम करता है, एंटीवायरस काम करता है, तो हेपेटाइटिस बी में भी काम करेगा, तो हेपेटाइटिस बी में देते हैं। तो फिलहाल एक मरीज आया, हेपेटाइटिस बी पॉजिटिव हुआ था, बेसिक पेशेंट है, लिम्फोमा का। उसने केमोथेरेपी डाल के आयुर्वेद की ट्रीटमेंट ली है मेरे यहाँ से, उसको काफी अच्छे रिजल्ट मिले, लेकिन ये बीच में कोविड हो गया, बाद में हेपेटाइटिस बी हुआ। तो मैंने ये शुरू की दवा कंटिन्यू सालिपर्निका देना इस प्रकार, उसमें भी अच्छे रिजल्ट आए। बिलीरुबिन 5-6 ऐसा कुछ हो गया था, वो नॉर्मल आ गया, एजीएमटी नॉर्मल हो गई। अब जो लक्षण थे वो भी समाप्त हो गए। अब ये बात ये है कि इस तरीके से हमें सोचना है या नहीं सोचना, आखिर हमें रिजल्ट चाहिए। हमारे हाथ से पेशेंट छूट जाए और वो एंटीवायरल ट्रीटमेंट में चला जाए एलोपैथी के, उससे बेहतर है कि टालीपर ने हमारे हिसाब में दोषज्ञ है रसायन, तो भले ही उस तरीके से काम करती हो, तो शादी करने का मैंने प्रयोग शुरू कर दिया, कैंसर में भी शुरू कर दिया। देखिए मैं तो इंद्रमें के खोज में हूँ, दोषज्ञ और रसायन इस प्रकार से। तो विचार कौन सा है, ये एक अलग इस प्रकार की बात होगी। लेकिन किसी भी विचार से अगर मैं दिखाने लायक इस प्रकार के रिजल्ट मिलेंगे, तो ये बात हो सकती है कि हम उनका उस तरीके से प्रयोग करेंगे। तो सूक्ष्म द्रव्य गंधक रसायन ये जनरलाइज एंटीबायोटिक के रूप में मामा रूप में प्रचलित में रहा है, मेरे यूज में नहीं है, प्रैक्टिकल यूज में नहीं है। मैं ज्यादा से ज्यादा वरा और हल्दी का प्रयोग करता हूँ या दारू का प्रयोग करता हूँ, लेकिन करने वाले काफी लोग हैं इस प्रकार के। सेप्टिलिन मैं भी प्रयोग करता हूँ, खास करके थ्रोट इन्फेक्शन में अच्छा काम करता है इस प्रकार से, अनुपात के रूप में दे देता हूँ। अब ये सो कॉल्ड आयुर्वेदिक दवाइयाँ, मैं सो कॉल्ड इसलिए कह रहा हूँ कि आयुर्वेद की दृष्टि से उसको कैसे प्रयोग करना ये दिखाने के लिए। नानंद सर के यहाँ एक जर्मन छात्र था, एक प्रोप्राइटरी मेडिसिन टेबल पर पड़ी थी, उसने वो देखा और आयुर्वेदिक प्रोप्राइटरी मेडिसिन ऐसा लिखा था, और उसमें इंडिकेशंस में ब्रोंकाइटिस वगैरह ऐसे कुछ इंडिकेशन दिए। तो उसने पूछा इज दिस आयुर्वेदिक, तो नानंद सर समझे नहीं, तो इसमें तो लिखा है आयुर्वेद करके। तो बोला एकदम आयुर्वेदिक होती तो ब्रोंकाइटिस क्यों लिखते, काफ लिखते ना, कपड़े काफ वगैरह इस प्रकार से लिखते। तो वो जिस प्रकार से सोचते हैं, उस प्रकार से हमें सोचना जरूरी इस प्रकार का होगा। अब ये सब सिलसिला आयुर्वेद में इसको कहाँ बिठाएंगे, इन्फेक्शियस डिसीज, इससे शुरुआत हुई कि जब तक दोष वैषम्य के आधार पर निदान करके हमें ये अमुक प्रकार का ज्वर है और उससे चिकित्सा देनी है वगैरह इस प्रकार से काम होता था, तब तक कोई ज्यादा मुसीबत नहीं थी। वो हर रोग की अपनी अपनी साध्य तत्व होता है, उसके मुताबिक साध्य होना नहीं होना ये निर्भर करेगा। लेकिन जब ये बात हो गई कि कुछ अलग करने की जरूरत इसमें है, सिर्फ इससे बात नहीं बनेगी और ये इन्फेक्शन के बारे में सोचना जरूरी है, तो इन्फेक्शन को क्या सोचेंगे हम। तो सबसे आसान तरीका है कि ठीक है, ये कृमि है हमारे यहाँ, सूक्ष्म दर्शन इस प्रकार के कृमि के बारे में वर्णन है, तो फिर कृमि को पकड़ लेते हैं। अब कृमि से
बगैर दोषोपशम में रोग निर्माण होता है नहीं होता। नानर सर का कहना था कि बगैर दोषोपशम में तुम्ही से सीधा होता। तो मैं इतना नहीं मानता। कृमि से रोग निर्माण हुआ तो भी अगर आयुर्वेदीय व्याधि है, ग्रंथों में निर्दिष्ट व्याधि अतिसार है और कुछ भी है इस प्रकार से ज्वर है, तो आयुर्वेद की जो संप्राप्ति है उस रोग की, वो तो ध्यान में रखनी ही पड़ेगी, उसके बगैर तो काम नहीं करेगा। अब अलगता से ये इन्फेक्शन के बारे में सोचना पड़ेगा और कुछ प्रयास इस प्रकार के हुए हैं। If we think on infection basis, then it will be drug and disease science similar to what Patanjali and other pharmacy doing. Not good. इसमें अगर हम आयुर्वेद को भूल ही जाते हैं तो मुसीबत। मैं ऐसा मानता हूँ कि ये एलोपैथी का विज्ञान है, कुछ हद तक काम में ला सकते हैं इसको, लेकिन वही सिर्फ करेंगे, ये कंटिन्यू दे देंगे या और कुछ दवाइयाँ इस प्रकार से दे देंगे और परहेज के बारे में बताएंगे नहीं, बाकी दोषों को देखेंगे, तो हमें आयुर्वेद नहीं छोड़ना है। सिर्फ सफलता पाना बहुत जरूरी है। और जैसे मैंने कहा कि उन सूक्ष्म जीवों की प्रतिकार क्षमता बहुत बढ़ गई है और हमारी बहुत कम हो गई है, ये अहम मुद्दा है। तो ऐसे हालत में हमारी इम्यून सिस्टम को बूस्टअप करने वाली दवाइयां होनी चाहिए। अब इनके हिसाब में इन विट्रो स्टडी हुआ काली बनने का, इन विट्रो स्टडी में एक अलग, लेकिन हमारे हिसाब में वो रसायन है और निर्दोष शामक है, तो फिर ये हमारी इम्यूनिटी को बढ़ाकर हमारे हिसाब से काम करती होगी। हमें ऐसा क्यों समझना है कि एंटीवायरस काम कर रही है और इसलिए ये काम कर गई प्रकार। तो देखने का तरीका अलग है। एलोपैथी जिस प्रकार से उसको देखती है उस प्रकार से करने से आईसीएमआर या फिर आयुष डिपार्टमेंट की मान्यता मिलना आसान हो जाता है, ड्रग मार्केटिंग अच्छे तरीके से हो जाता है, और खास करके ये जो बहुत सारे इस प्रकार के गंभीर अवस्था के रुग्ण हैं उनमें ये भली भांति काम इस प्रकार की करती है। और वैसे कहा जाए तो आयुर्वेदिक दवा है क्योंकि ये खाली बनी है इस प्रकार से। तो सोचने का तरीका एलोपैथी का है, ड्रग आयुर्वेदिक सो कॉल्ड इस प्रकार का है, लेकिन हम आयुर्वेद की दृष्टि से भी उसको सोचेंगे, सिर्फ किसी की बात नहीं, हल्दी को सोचेंगे, दारवी को सोचेंगे, त्रिफला को सोचेंगे वगैरह वगैरह। कि सूक्ष्म त्रिफला का प्रचलन मामा भोसले ने क्यों लाया, तो वो चाहते थे कि त्रिफला वैसे भी रसायन बहुत शामक इस प्रकार की ड्रग है, क्लेश को कम करने वाली इस प्रकार की है। तो इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए त्रिफला का प्रयोग करना, अब ये चूर्ण के फॉर्म में या टैबलेट फॉर्म में हम दे देंगे तो उसका वीर्य उतना बढ़ता नहीं, इसलिए षोडशांश कज्जली उसमें डालेंगे तो टिकने लायक हो जाती है। और कज्जली कैटालिटिक एक्शन वाली है, योगो वाली, तो उसके जरिए उसकी कार्मुकता बढ़ जाती है। अब यही सिलसिला हम किसी भी चूर्ण के बाद साथ कर सकते हैं। वहां इन्फेक्शन, त्रिफला इन्फेक्शन के बारे में सोची गई और उसकी कार्मुकता बढ़ाने के लिए कज्जली उसमें डाली गई। अब रसायन चूर्ण है या और कोई इस प्रकार की दवाइयां हैं, एक तो उसकी कार्मुकता बढ़ाने के लिए उसी की भावना उसको दे देंगे जो मैं अभी कर रहा हूँ, रक्तपाचक और रसायन चूर्ण उनके द्रव्यों के भावना देकर इसको कर रहा हूँ। और उसके साथ में अगर हम कुछ रसकल्पों का प्रयोग करते हैं, हीरक में उसके साथ में बोलते हैं इस प्रकार से, या रस सिंदूर जैसी दवा,
उसमें डालते हैं बहुत कम मात्रा में इस प्रकार से। तो कैटालिटिक एक्शन मिल जाती है, कम डोज में काम होता है, टिकने में प्रॉब्लम नहीं आती। तो उसी ढंग से सालीपर्णी को अगर हम थोड़ा कजली डाल के भावित करके प्रयोग में लाए तो बात हो सकती है। इस प्रकार की जो भी निर्दोष शामक और रसायन इस प्रकार की द्रव्य है, चाहे गुरुची हो चाहे और कोई हो, इस प्रकार से ये थोड़ा ढूंढना पड़ेगा। काकोमाची एक ऐसी है रसायन और सब्जियों में भी गणना की जाती है। तो इस प्रकार से अगर करेंगे तो देखेंगे दोषों विषय में किस प्रकार का है, प्राधान्य किस दोष का है, दूष्य कौन से है, उसमें ये रसायन द्रव्य कारीगर है या नहीं है। और फिर हमारे हिसाब में प्रतिकार क्षमता बढ़ाने के लिए या बल बढ़ाने के लिए रोगी इनका प्रयोग करेंगे। बलम ही अलम दोष, बल बढ़ जाता है तो दोषों को जीत लेगा, रोगी को भी जीत लेगा। भले हम उसको एंटीवायरल एक्टिविटी है, एंटी बैक्टीरियल एक्टिविटी है, ये देखे या नहीं देखे, वो भी उसमें अगर जुड़ जाए कि इसको एंटीवायरल एक्टिविटी है, उसको एंटीबैक्टीरियल एक्टिविटी है, तो लोगों को बताने के लिए अच्छा रहेगा कि ये इसकी एक्टिविटी इसमें काम कर रहा है। लेकिन हमें पता होना चाहिए कि आयुर्वेद की दृष्टि से वो रसायन है। सिर्फ उसकी कामुकता बढ़ाने के लिए यहाँ ने गणना का प्रयोग किया है, शारीरिक का। हम भावनाएं देकर भी कर सकते हैं इसमें, और इसमें कचौरी डालेंगे तो टिकने का भी प्रॉब्लम नहीं रहेगा। तो हमें अभी इसके बारे में थोड़ा सा अलगता से सोचना पड़ेगा, और खास करके इंफेक्शियस डिसीजेस में जहाँ हमारे हार होती है, अगर एंटीबायोटिक्स काम कर जाती है तो अलग बात, लेकिन अभी ये जमाना आएगा कि एंटीबायोटिक भी काम नहीं करेगी और लोग मरेंगे, कुछ नहीं होगा। हमारी भी दवा काम नहीं करेगी, उनकी भी दवा काम नहीं करेगी और लोग इन्फेक्शियस डिसीजेस से मर जाएंगे, क्योंकि लाइफस्टाइल अच्छी नहीं है, खाना पीना अच्छा नहीं है, वातावरण अच्छा नहीं है, अग्नि अच्छा नहीं है। तो ऐसे हालत में आप कितनी भी कोशिश करें, अच्छा निदान करें, अच्छी अच्छी दवाइयां दे दे, फिर भी बस होने वाली लोग पेटल हो जाएंगे इस प्रकार। तो ऐसी हालत में रसायनानां सर्वेषाम् उपयोगः प्रशस्यते, ये बात तो जनपद में कही गई है। पंचकर्माणि विशेषः, तो पंचकर्म करने के लिए अवसर है या नहीं है, ये देखना पड़ेगा। लेकिन रसायनानां सर्वेषां उपयोगः प्रशस्यते, सभी रसायन द्रव्यों का प्रयोग होना चाहिए। ये जो जनपद में बात की है एपिडेमिक्स के बारे में, पैंडेमिक्स के बारे में, उसको हमें भली भांति प्रयोग में लाना है। तो ये शादीपरनी के रूप में ये उभर आया। शादीपरनी वैसे मेरे प्रैक्टिस में बिल्कुल प्रयोग में नहीं थी, लेकिन इसके जरिए उसका प्रयोग शुरू हो गया और मैं काफी मरीजों में शादीपरनी का प्रयोग करता रहता हूँ। अभी ये बात नहीं हुई है कि उसको भावना देकर उसको प्रभावित करे और फिर उसका प्रयोग करे, ये हुआ नहीं है, लेकिन वो कर सके। मंगेश चमके है क्या मौसम, तो वो सुन ले और कर ले इस प्रकार से। तो मेरे कहने का मतलब है कि ये सोचने के तरीके अलग अलग हैं, और इंफेक्शियस डिसीज उसके पीछे एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म, उससे उत्पन्न होने वाले लक्षण वगैरह, सिंड्रोम जो भी है वो, और उसके एंटीबायोटिक के जरिए चिकित्सा, ये एलोपैथी का दृष्टिकोण है इसमें। हमारे हिसाब में देखा जाए तो हमें दोष विषय में किन कारणों से उत्पन्न हुआ है ये देखना पड़ेगा, हमारा निदान क्या है ये देखना पड़ेगा।
बाकी अग्नि, शारीरिक बल, देह बल वगैरह कैसा है ये देखना पड़ेगा और फिर उसके आधार पर चिकित्सा करनी पड़ेगी। लेकिन ये जब नौबत आती है कि बल बहुत कम है, दोषों का बल या रोग का बल बहुत ही ज्यादा है, तो इसमें मृत्यु होने की संभावना ज्यादा। ऐसी हालत में अगर एंटीबायोटिक्स काम करती है तो उसके बारे में अलग से सोचना पड़ेगा। और कई मरीज ऐसे होते हैं कि जो एंटीबायोटिक्स लेकर साथ में आयुर्वेद लेते हैं, वो भी अच्छे होते हैं। जिन्होंने एंटीबायोटिक्स ले ली है और फायदा नहीं हुआ और मरने वाले हैं, उनके पास तो कोई चारा नहीं है, तो आयुर्वेद के पास आते हैं। और उस समय अगर शारीरिक मानसिक बल बहुत ही कम है, दोष का बल बहुत ही ज्यादा है, तो सफलता मिलना काफी मुश्किल। तो एक बात सुश्रुताचार्य ने कही है, विषयण आत्मवर्ण संभाव्य माने रसायनानाम उपयोगा। तो फलसफर उसको बता सकते हैं, देखो एक ऐसा सूत्र है इस प्रकार। और खास करके विषय के बारे में बात करें, अभी कैंसर जैसे विकारों में केमोथेरेपी प्रचलन बहुत ज्यादा मात्रा में है, जो विषय है साक्षात। और फिर उसके लिए परिस्थिति आ जाती है कि अब संभलने की कोई चांसेस नहीं है। और हमारे हिसाब में भी असाध्यता के सभी लक्षण दिख रहे हैं और मृत्यु नजदीक है। तो रसायन उपयोग शोधाचार्य का कहना है। तो इसी के आधार पर विरोधाभ्यास और रसायन नाम करके केवल युक्त रखना वगैरह सब शुरू हो गया। दवाइयों में भी जो भी दवाइयाँ देनी है वो रसायन होनी चाहिए। ये बात पक्की हो गई इस प्रकार से। और फिर गुरुची है, सुवर्ण है वगैरह, तीरथ है, इस प्रकार के बहुत सारे द्रव्य, रसायन द्रव्य प्रयोग में आ गए। उसी के जरिए त्रिफला हो या शालीपर्णी हो या और कोई इस प्रकार के द्रव्य हो, जो रसायन है, उनका भलीभांति से अगर हम प्रयोग करेंगे तो सफलता हो सकती है। फिर भी सभी मरीज साध्य ही होंगे ऐसा नहीं है। असाध्य साध्यता नहीं आती, साध्य आती तो असाध्यता। असाध्य कभी भी साध्य नहीं होता, साध्य असाध्य हो सकता है परिवर्तन में। तो अवस्था अगर बिगड़ जाती है तो साध्य मरीज में असाध्य हो जाएगा, ये अलग बात है। लेकिन जिसको हम असाध्य कह रहे हैं वो वास्तव में असाध्य है या हमारा भ्रम है, भी एक बात होनी चाहिए। और ये जो बात बताई गई, ध्रुवं स्वरिष्टे मरणम ब्राह्मणे किला नलये वार्यते, रिष्ट लक्षण दिखने पर मरण निश्चित है, किंतु पवित्र ब्राह्मणों के द्वारा उसको टाला जा सकता है। तो एक अहम सूत्र है कि ऐसी अवस्थाओं में भी हमारी चिकित्सा काम कर सकती है और मृत्यु टल सकती है। तो यावत कंठ के पास प्राण तावत कार्य प्रतिक्रिया, जब तक कंठ में प्राण है तब तक चिकित्सा करते रहने चाहिए। कदाचित दैव योग ना दृष्टि रिश्तों की, दैव योग से दृष्ट रिश्ते दिखते हैं तो भी आदमी जिंदा रहता। तो मैंने इस प्रकार के काफी अनुभव लिए हैं, खास करके कैंसर मरीज, इसके बचने की कोई गुंजाइश नहीं है। इस प्रकार के मरीज आगे 2-4 बरस 10 बरस जिंदा रहे, अच्छी तरीके से जिंदा रहे। जब मेरे पास आए थे तो बचने का कोई चांस नहीं है, 8-10 दिन में मौत होगी, ऐसी बात। तो कहने का तात्पर्य आपसे ये है कि हम इस दृष्टि से इन सभी में विचार करें और इंटीग्रेटेड अगर विचार करना है, एंटीवायरल एंटीबैक्टीरियल वगैरह, तो सिर्फ इंटीग्रेटेड विचार नहीं करना है, ये बात सबसे अहम है। लोग उसमें बहे जाते हैं और आयुर्वेद को छोड़ देते हैं, ये मूर्खता है।
तो आयुर्वेद को साथ में रखते हुए, आयुर्वेद की दृष्टि से पूरी तरीके से विचार करते हुए अगर आपको इस प्रकार से कुछ सोचना है, एंटीवायरल है, इसलिए वो चुन लिया और हमारे हिसाब में रसायन है और त्रिदोष शामक है इस हिसाब से। और इसमें पैंडेमिक में खास करके रसायनानां सर्वेषां भूयोगः प्रशस्यते, ये बात बताई गई है। नहीं तो मैं जनरली प्रोप्राइटरी मेडिसिन के बारे में कुछ भी नहीं सोचता। जो ग्रंथों में निर्दिष्ट औषधियां हैं उन्हीं का प्रयोग करता रहता हूँ। लेकिन जब पहली बार मैंने ऐसे देखा, ये शालीपर्णी है और इन विट्रो एंटीवायरल एक्टिविटी प्रूव हुई है उसकी, तो शालीपर्णी के गुण देखे तो पता चला कि अरे रसायन जो शामक है। तो मैंने प्रयोग उसका शुरू किया और अच्छे खासे रिजल्ट भी पाए। तो मुझे ऐसा लगता है कि इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए हमें किस दिशा से आगे बढ़ना है ये थोड़ा इस प्रकार से सोचना पड़ेगा। और इंटीग्रेशन या एलोपैथी की पहचान में नहीं जाए, ये एक अहम मुद्दा इस प्रकार का। ठीक है, आज यही रुकते हैं। कल मैं आज जा रहा हूँ जबलपुर जैन साधु को देखने के लिए, ये इमरजेंसी के तौर पर डिसाइड किया गया और कल वापस आऊंगा। तो कल का लेक्चर नहीं होगा, शुक्रवार को फिर मिलेंगे रसरत्न स्वामी के। आयुर्वेद प्रकांड निगदित सालवट बराबर वही है। शल्य तंत्र प्रधान शिष्येभ्य शाश्वतोऽयं निखिल जन कृपा व्याप्त चित्ते नयेन आयुर्वेदस्य वाञ्छन् पुनरपि भुवने ताञ्च सुप्रतिष्ठान् श्रेष्ठं धन्वन्तरिं तं प्रणमति च सदा वैद्यवर्गो हि नूनं वैद्यवर्गो हि नूनम्। शांति शांति शांति। विरम लेते